Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS second prof from GMC अमृतसर. अभी तो मैं सेकंड प्रॉफ में हूँ बट अभी महीने बाद थर्ड प्रॉफ में हो ही जाना है. एंड आई डोंट नो आप मैं जब जिस प्रॉफ में आप तब देख रहे हो कब देख रहे हो आई डोंट नो. तो let's start. In this video, who are new to this video, I want to tell that in this video I will clear your concepts as well as I will tell you how to present or write in exams. आपको नॉलेज जितनी मर्जी हो बट पेपर में कैसे लिखना है अगर वो ही नहीं पता देन हाउ दैट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना. आई नो दैट हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हम रह रहे हैं कि जिसमें हमें प्रेजेंट करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू know how to present or write in exams. In anatomy you have to draw beautiful diagrams in which there should be proper color coding and as well as there should be proper labeling. So follow Instagram for updates and Telegram for free of cost. hand written knowledge लिखा है मैंने, शाबाश. for hand written notes, ठीक है, for hand written notes. चलो. So in this video very important thing we have to study very important topic, basal ganglia. This ganglia, अब मैंने अपनी पुरानी वीडियो हेड एंड नेक या न्यूरो में कितनी बारी बोल दिया कि गैंग्लिया क्या होता है और न्यूक्लियाई क्या होता है. गैंग्लिया मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ. who are new to this video, I want to tell ganglia are those collection of cell bodies of neurons. ganglia are the collection of cell body. न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है ना, न्यूरॉन का पार्ट होता है, one of the part of the neuron is cell body. So collection of cell bodies outside the CNS is known as ganglia, but collection of cell bodies inside the CNS is known as nuclei. nucleus plural form is nuclei. ये जो बेसल गैंग्लिया है ना, बेसल गैंग्लिया इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द CNS, इनसाइड माय ब्रेन, बट इसका नाम बेसल गैंग्लिया पड़ा हुआ है बिकॉज बेसल गैंग्लिया इज अ मिसनोमर. मिसनोमर समझते हो कि गलत नाम पड़ा हुआ है, शुरू से यही चलता रहा है इसलिए हम बेसल गैंग्लिया, बट एक्यूरेट नेम इज बेसल न्यूक्लियाई. एक्यूरेट नेम इज बेसल न्यूक्लियाई, बट क्वेश्चन आपको बेसल गैंग्लिया का ही लिखा हुआ आएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो बेसल न्यूक्लियाई बोला था, क्वेश्चन आ गया बेसल गैंग्लिया का, आपने तो कोई गैंग्लिया करवाया ही नहीं है. बट दिस इज माय मिसनोमर. समझ आ गया. So in this we will study its clinical. पहले हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन इसकी क्लिनिकल देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्किंसन, वेरी इंपॉर्टेंट. आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर रहे हो, पूरी जिंदगी जब तक आप मेडिकल कर रहे हो ना, यू विल स्टडिंग पार्किंसन, कभी उसकी ड्रग्स, कभी उसकी सर्जरीज, कभी उसकी क्लिनिकल फीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू विल रीड, ठीक है. एंड नेक्स्ट अदर क्लिनिकल्स आर कोरिया, बिलिस्मस एंड एथेटोसिस. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दीज आर क्लिनिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर session with a good thought, that is dream big, work hard but stay humble. You should not have an ego. कभी हमें ईगो नहीं होनी चाहिए. अगर आप बढ़ भी रहे हो आगे तो there should not be an ego कि भाई मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूँ, अब आगे मैंने कुछ नहीं करना, अब मैं बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूँ, मैं छोटे लोगों से बात नहीं करूंगा. पहले there is no छोटा नो बड़ा in this world. everyone is at the same level, ठीक है. whether he is rich or poor, whether he has different gender, religion and caste and all stuff. बेटा इसको ना क्या कहते हैं, सुनना बड़ा अच्छा लगता है बट अप्लाई करना आपके लिए बड़ा टफ हो जाता है. ईगो बड़ी जल्दी आ जाती है. कई बच्चे तो इतने ईगो में है कि फर्स्ट ईयर में भाई MBBS कर रहा हूँ, उसकी ईगो खत्म नहीं हो रही बच्चों में. भाई रिश्तेदारों के सामने, बाकी बच्चों के सामने ऐसे फ्लेक्स करेंगे कि लाइक दे आर डूइंग MBBS. आई नो दैट MBBS इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. इसको बहुत मुश्किल से हमें मिलता है, नीट क्रैक करके हमें इतनी मुश्किल से मिलता है. वी नो दैट ऑल, बट उसका हम अगर ईगो करने लग जाए दैट इज वेरी बैड, है ना. सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, ठीक है. सिर्फ और अकेले ड्रीम बिग करने से कुछ नहीं होगा, काम कर नहीं रहे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. एंड स्टे हम्बल. सो दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम इन विच देयर इज ग्रे एंड व्हाइट मैटर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माय सेरिब्रम. पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने व्हाइट मैटर करवाया था, इंटरनल कैप्सूल, एंड नाउ वी विल डूइंग बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया के आगे पार्ट्स आपको बताता हूँ. ये मेरा क्या था, दिस वाज माय इंटरनल कैप्सूल. इसके आसपास क्या था मेरा, लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, एंड दिस वाज माय थैलेमस. तो हमारा बेसल गैंग्लिया के दो पार्ट मेरे बेसल गैंग्लिया, लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है. अब ये देखो, ये है मेरा बेसल गैंग्लिया. ऐसा कोई रंग बिरंगा डायग्राम नहीं है, प्लीज डोंट थिंक ऐसे रंग बिरंगा डायग्राम है, ठीक है. ये क्या है बेसिकली, चलो मैं आपको पहले अपना हैंड डायग्राम दिखाता हूं, फिर आपको मैं आगे ये डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है. ये इजी है, डोंट वरी. सो बेसल गैंग्लिया इज अ मिसनोमर, एक्यूरेट इज बेसल न्यूक्लियाई. बेसल गैंग्लिया आर द लार्ज मासेस ऑफ द ग्रे मैटर. ये है ग्रे मैटर के लार्ज मासेस सिचुएटेड इन माय व्हाइट मैटर. ये व्हाइट मैटर है ना, उसके बीच में ये जो मेरे ग्रे मैटर्स हैं, दीज आर माय बेसल गैंग्लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ग्रे मैटर. ओके, बेसल गैंग्लिया या न्यूक्लियाई, मोर एक्यूरेट इज न्यूक्लियाई. सो बेसल गैंग्लिया कंसिस्ट ऑफ
6 पार्ट्स इन विच 3 आर anatomical components। अब anatomical और functional components में क्या फर्क है? anatomical components मतलब जो ऐसे components हैं जो मेरे क्या है, जो मेरे सिर्फ बेसल गैंग्लिया की फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, बट फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो मेरे बेसल गैंग्लिया के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर ज्वाइंट विद माय बेसल गैंग्लिया, ज्वाइंट विद दीज 3 पार्ट्स, ठीक है, और इसके काम को रेगुलेट कर रहे हैं, और इसके काम को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। दैट आर नोन एज फंक्शनल कंपोनेंट्स। सो 3 एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स आर माय कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस कोलेसम नहीं मैं बोल रहा, कॉर्पस स्ट्रेटम बोल रहा हूं, क्लोस्ट्रम एंड अमेक्लॉइड बॉडी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इज माय कॉर्पस स्ट्रेटम, अभी आपको बता रहा हूं आगे। नेक्स्ट आर जो ये तो मेरे 3 एनाटॉमिकल हो गए, और फंक्शनल क्या है? ये 3 जो है, ये 3 फंक्शनल, ये 3 एनाटॉमिकल हैं, बट ये भगवान ने हमें क्यों दिए हैं? कोई ना कोई काम तो ये करेंगे ना, आगे आपको बताता हूं, कोई ना कोई काम तो ये करेंगे ना। सो दीज आर आल्सो फंक्शनल कंपोनेंट्स। और मेरे 3 सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सब्सटेंशिया नाइग्रा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब थैलेमस एंड रेड न्यूक्लियस। इसको पहले याद करो, लिखो और याद करो। अब इसका ये प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम देखो, ये मैं कैसे देख रहा हूं। दिस इज माय लैटरल व्यू, यही डायग्राम नेट्रस का, ये नेट्रस का डायग्राम है। नेट्रस के डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, ठीक है, फिर आपको नेट्रस का दिखाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंटरनल कैप्सूल की वीडियो देख के आना। लाइन वाइज वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं बिकॉज उसका कोई लॉजिक होता है, प्लीज। ओके, सो ये मेरा क्या है? दिस इज माय इंटरनल कैप्सूल। ये फाइबर्स देखो जो मैंने लाइंस बनाई है, ये मेरा क्या है? इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स हैं। जो इंटरनल कैप्सूल के फाइबर ऊपर जाके क्या बनते हैं? कोरोना रेडिएटा। सो दिस इज माय कोरोना रेडिएटा। अब जो इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के साइड में क्या पड़ा हुआ था? दैट वाज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जो मैंने डार्क ऑरेंज कलर का बनाया है, ठीक है। और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जब आप ये पीछे जाके घूम के, ये पीछे घूमता है और क्या बनाता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज बताने भूल गया कि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इसके भी 2 पार्ट्स आगे, ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन। तो ये जो मोटा सा पार्ट है, दिस इज माय ग्लोबस पैलिडस, और ये मेरा जो पार्ट है, दिस इज माय प्यूटामेन and this is my globus pallidum या pallidus. These are the parts of my lentiform nucleus. अच्छा, और मैं कहा था कि जो ये lentiform nucleus है, ये आगे जाके क्या बन रहा है मेरा? कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये रहा मेरा कॉर्डेट न्यूक्लियस। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। एंड दिस कॉर्डेट न्यूक्लियस एक्सटेंड टू फॉर्म माय अमेक्लॉइड बॉडी। दिस कॉर्पस न्यूक्लियस एक्सटेंड टू फॉर्म माय अमेक्लॉइड बॉडी। ओके, और ये जो मैंने थैलेमस लिखा है, थैलेमस इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसल न्यूक्लियाई, नॉट द पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, नॉट द पार्ट ऑफ बेसल न्यूक्लिया। मैं बार बोल रहा हूं, थैलेमस इज नॉट पार्ट। ये मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए बताया है, क्योंकि हमने इंटरनल कैप्सूल में एक रिलेशन इंटरनल कैप्सूल का थैलेमस भी था, क्योंकि वो पीछे पड़ा था। तो ये रहा मेरा इंटरनल कैप्सूल, उसलिए मैंने बनाया था ये। ओके, अब ये देखो, ये नेट्रस का डायग्राम देखो, क्या खूबसूरत सा डायग्राम। दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। उसके बाद ये क्या बन रहा है मेरा ग्रीन कलर का क्या, ब्लू कलर का लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ग्रीन कलर का मेरा कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस आगे क्या बन जाता है मेरा? अमेक्लॉइड बॉडी बन जाता है। और ये थैलेमस सिर्फ शो करने को है, नॉट टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया। और ये क्लेफ्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, यहां से इंटरनल कैप्सूल जाएगा। मैंने इंटरनल कैप्सूल भी आपके लिए बना दिया। या तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, या तो जो मैंने बनाया वो आप बना सकते हो, बट दिस डायग्राम इज ब्यूटीफुल। नेट्रस आप खुद खोल के देखोगे ना, पहली बारी बच्चों को नहीं समझ आती है, मुझे भी नहीं आएगी, बट विद टाइम व्हेन यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स तो नेट्रस बिल्कुल हलवा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ नेट्रस भी लेके आता हूं, इसलिए नेट्रस का एटलस भी लेके आता हूं, ताकि आपको और क्लैरिटी हो पाए कॉन्सेप्ट की। सो आई होप ये पहली बात, जो मेरी नहीं है वीडियो में, उनको जो नहीं है मेरी वीडियो पे, जो मैं हैंड ड्रॉ डायग्राम लेके आया हूं, प्लीज ड्रॉ इन योर नोट्स। इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी टू ड्रॉ, ठीक है। तो डायग्राम खुद बनाया करो। आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, पर डायग्राम जो खुद बनाता है ना बच्चा, वो इट इज फार मोर अहेड ऑफ अ स्टूडेंट हु इज नॉट ड्राइंग द डायग्राम। उसको लगता है कि मैं सिर्फ देख रहा हूं तो चलो ठीक है, मेरा डायग्राम क्लियर हो गया। नहीं, खुद बना के देखो यार। ओके, सो ड्रॉ इन नोट्स, DIN, ठीक है। जो भी मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है, उसको आपने ड्रॉ इन नोट्स करना ही करना है। और आई एम सेइंग अगेन, हैंड रिटन नोट्स आर ऑलवेज बेस्ट। हैंड रिटन खुद नोट्स बनाया करो कॉपी के ऊपर। चलो, सो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पार्ट दैट इज माय कॉर्पस स्ट्रैटम। कौन से 2 पार्ट से बना था? कॉर्पस स्ट्रैटम वाज फॉर्म्ड बाय द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो कॉर्पस स्ट्रैटम इज सिचुएटेड lateral to the thalamus. It is divided into caudate nucleus and lentiform nucleus by a band of nerve of internal capsule. ये देखो, इंटरनल कैप्सूल इन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। देख रहे हो ना, यहां से मेरा क्या होते जा रहा है? बीच में से मेरा इंटरनल कैप्सूल होता जा रहा है। तो ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर को कौन कौन अलग कर रहा है? मेरा इंटरनल कैप्सूल के फाइबर अलग कर रहे हैं।
So corpus striatum is of two types, has two parts, lentiform and caudate. लेंटिफॉर्म मैंने आपको आगे पहले भी बोल दिया, ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन। पिछली वीडियो में मैंने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के आपको पार्ट्स शायद आई डोंट रिमेंबर मैंने बोले थे कि नहीं बोले थे, बट अभी सुन लो जिनको नहीं पता है। सो ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामेन। अब ये वाला मैंने क्या लिखी है, पेलियोस्ट्राइटम एंड नियोस्ट्राइटम। ये क्या है, पेलियोस्ट्राइटम पे, ये पहली बात तो क्या होता है फाइलोजेनेटिकली। फाइलोजेनेटिकली का मतलब क्या है, फाइलोजेनेटिकली मतलब एवोल्यूशनरी, ठीक है, कि एवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, कॉर्पस स्ट्राइटम फॉर्म्स टू फंक्शनल यूनिट्स। फर्स्ट इज पेलियोस्ट्राइटम। पेलियोस्ट्राइटम क्या होता है, रिलेटिवली एंशियंट, जो पहले से ओल्ड यू कैन से एंशियंट मैन में है। ग्लोबस पैलिडस जो मेरा है दैट इज एक्सटेंड, दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द एंशियंट मैन, समझ रहे हो। बट जो नियोस्ट्राइटम है इट हैज बीन, क्या कहते हैं, इसका एवोल्यूशन हुआ और ये नया पार्ट डेवलप हुआ, दैट इज माय प्यूटामेन एंड कॉडेट न्यूक्लियस। सो इनमें से अगर मैं बोलूं, ग्लोबस पैलिडस इज माय पेलियोस्ट्राइटम विच इज एवोल्यूशनरी ओल्ड है, ये एंशियंट है, पहले पुराने अपने जो ओल्ड एंशियंट मैन थे, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में अफ्रीका में पैदा हुए थे, उनमें ग्लोबस पैलिडस था। बट बाद में विद टाइम जो रिसेंटली डेवलप हुआ है दैट इज माय नियोस्ट्राइटम। ये कंसेप्ट ना आप सेरिबेलम में भी आपको बताऊंगा, पेलियोस्ट्राइटम, पेलियो का एंड नियो का, तब मैं स्ट्रेटम यूज नहीं करूंगा, ठीक है। स्ट्रेटम मैं कॉर्पस स्ट्रेटम के लिए ज्यादा यूज कर रहा हूं, ओके। सो आई होप आपको पेलियो एंड नियोस्ट्रेटम समझ आ गया होगा। सो they are relatively ancient, this is my peliostratum and neostratum is my recent in development, that is my caudate and putamen. Phylogenetically according to my evolution, phylogenetically. So please इसको अच्छी तरह नोट करो in your notes, pause the video and draw the, pause the video and write it down, pause the video, write it down, okay, pause the video, okay। चल, so ये क्या है, ये मेरा पिछली वीडियो का ही रिलेटेड है, this is my internal capsule एंड ये मेरा क्या था, हेड ऑफ कॉर्डेट। दो पार्ट होते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस के, दैट इज माय टेल एंड हेड, एंड दिस इज माय थैलेमस। मैं अगेन बोल रहा हूं, थैलेमस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल न्यूक्लिया या गैंग्लिया, सो थैलेमस इज नॉट टेकिंग पार्ट, ठीक है। दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हैविंग टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो अंदर वाला है दैट इज माय ग्लोबस पैलिडस या पेलिडम एंड दिस इज माय प्यूटामेन। और ये मेरे बला क्या है, दिस इज माय कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम एक वो होता है विच इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ फॉर द बेबी फ्रॉम द मदर, फर्स्ट 1 to 2 days मिल्क, वो कोलोस्ट्रम के स्पेलिंग में ओ आता है, ठीक है। दिस इज कलस्ट्रम, इसमें यू आ रहा है तो फर्क है। क्लस्ट्रम इज ऑल्सो ग्रे मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं, बेसल गैंग्लिया का कोई भी पार्ट है, चाहे मैं बोलूं उसको कॉर्पस स्ट्राइटम जिसमें लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, या कॉर्डेट न्यूक्लियस है, या क्लोस्ट्रम है मेरा, या मेरी अमेक्टोइड बॉडी है, ये सारे के सारे ग्रे मैटर है। तो ये क्लोस्ट्रम भी मेरा क्या है, ग्रे मैटर। और आपको पता है इसको क्या करना है, ड्रॉ इन नोट्स, DIN, ओके। चल, सो नेक्स्ट इज माय क्लस्ट्रम। इसको हमने थोड़ा सा पढ़ना है। थिन मास ऑफ द ग्रे मैटर सिचुएटेड बिटवीन द प्यूटामेन, ये मेरा क्या है, प्यूटामेन है, और लेटरली मेरा और क्या पड़ा होता है, इंसुला पड़ा होता है। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन प्यूटामेन एंड इंसुला, कंसीडर एज अ डिटैच्ड पार्ट ऑफ इंसुला। इसको हम क्या मानते हैं, डिटैच्ड पार्ट ऑफ इंसुला। अमेक्टोइड बॉडी इज अ आलमंड शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर इन टेम्पोरल लोब। कौन सी लोब में, टेम्पोरल लोब में। डेवलपमेंटली इट इज रिलेटेड टू बेसल न्यूक्लिया बट फंक्शनली इट इज इंक्लूडेड इन लिम्बिक सिस्टम। बेसल गैंग्लिया में ये अनाटमिकली पड़ा है, क्योंकि ये मेरा क्या था, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस से आगे अमेक्टोइड बॉडी बन रहा है, तो ये अनाटमिकली मेरा बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है। बट इसका काम मेन कहां पर है, दैट इज इन माय लिम्बिक सिस्टम, दैट इज इन माय लिम्बिक सिस्टम। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था लिम्बिक सिस्टम के बारे में, ओके। सो लिम्बिक सिस्टम से ये क्या है, रिलेटेड है, बट अनाटमिकली इट इज रिलेटेड टू द बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट इज माय सबथैलेमस। जो सबथैलेमस था क्या था, दैट वाज माय फंक्शनल कंपोनेंट, नॉट माय दैट वाज माय फंक्शनल कंपोनेंट, नॉट माय एनाटॉमिकल कंपोनेंट। सो सबथैलेमस या सबथैलेमिक, उसमें सबथैलेमस में एक छोटा सा न्यूक्लियस है। सबथैलेमस इज वेरी स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द थैलेमस, सो इट इज न्यूक्लियस। बेसिकली ये बहुत छोटा सा पार्ट है और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, इसलिए हम इसको सबथैलेमस की जगह सबथैलेमिक न्यूक्लियाई ही या न्यूक्लियस ही बोलते हैं। So it is a nucleus located in the ventral part of diencephalon. Don't worry, diencephalon I will discuss in my thalamus वाली video. It is separated from the thalamus by smaller nucleus called zona incerta. ये मेरा thalamus है, ये मेरा छोटा सा subthalamus है। इन दोनों के बीच में there is my small nucleus, ये छोटा सा nucleus. This is known as zona incerta.
सबथैलेमिक न्यूक्लिया एंड ग्लोबस पैलिडस आर इंटरकनेक्टेड बाय सबथैलेमिक फेसिकुलस। ये देखो ये रहा मेरा ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, इसके नीचे इस यहां पर कुछ मेरा सबथैलेमस पड़ा होता है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ कनेक्शन नोन एज सबथैलेमिक फेसिकुलस, नोन एज सबथैलेमिक फेसिकुलस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंशिया नाइग्रा, इट इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। अभी के लिए आप इतना याद रखो, जब मैं आपको मिड ब्रेन की डिटेल वीडियो करवाऊंगा, या अगर आपने जो मेरी जब तक मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है, अगर मैंने मिड ब्रेन की वीडियो डाली है तो इसके बाद वो वाली देखना, ठीक है। सो मिड ब्रेन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो के लिए आप इतना समझ लो, इट इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस ऑफ माय बेसल गैंग्लिया, कनेक्शंस ऑफ माय, पूरा नाम मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी आप सोचोगे शायद कनेक्शंस ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा तो नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो कनेक्शंस ऑफ माय बेसल गैंग्लिया, सो जो मेरे कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, इसको मैं दो तरीके से दो तरीके से हर टीचर पढ़ाता है, दैट इज माय एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट का मतलब क्या है? एफरेंट मतलब ऐसे फाइबर्स जो मेरे कैसे हैं, दैट आर कमिंग टू माय बेसल गैंग्लिया, आ रहे हैं। इफरेंट क्या होते हैं? जो लीव कर रहे हैं। सो दिस स्ट्राइटम रिसीव्स एफरेंट्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ एफरेंट फाइबर्स, कॉर्टिकोस्ट्राए, थैलेमोस्ट्राए एंड माय नाइग्रोस्ट्राए। कॉर्टिको मतलब सेरिब्रम से आ रहे हैं, थैलेमोस्ट्राए मतलब थैलेमस से आ रहे हैं, नाइग्रो मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा से आ रही है, स्ट्राए मतलब कॉर्पस स्ट्राइटम, मतलब कॉर्पस स्ट्राइटम विच हैज 2 पार्ट्स, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो सब कुछ नाम में ही है, सब कुछ नाम में ही है। कॉर्टिको मतलब सेरिब्रम से शुरू होकर कॉर्पस स्ट्राइटम तक, थैलेमोस्ट्राए मतलब थैलेमस से शुरू होकर कॉर्पस स्ट्राइटम तक, नाइग्रोस्ट्राए मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा से मेरे कॉर्पस स्ट्राइटम तक। So corticostriae fibers arise from my ipsilateral cerebral cortex. Ipsilateral का मतलब क्या है? Ipsilateral का मतलब क्या है? That is from my same side. अगर मैं बोलूं कॉर्पस बेसल गैंग्लिया दोनों साइड पे प्रेजेंट है, अगर मैं बोलूं कॉर्पस स्ट्राइटम ऑफ राइट साइड का जो है, कॉर्पस स्ट्राइटम ऑफ राइट साइड जो है मेरा, उसको कहां से फाइबर आ रहे हैं कॉर्टिकोस्ट्राया के? दैट इज फ्रॉम राइट साइड ओनली, और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के आ रहे हैं। सो इप्सिलेटरलिज्म मतलब सेम साइड, सेम साइड। नेक्स्ट इज माय थैलेमोस्ट्राया, दे अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। थैलेमोस्ट्राया न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस से अराइज हो रही है एंड एंड इनटू माय कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन। अगर आपको इतना डिटेल्स नहीं याद रह रही है, इट्स ओके, आप कॉर्पस स्ट्राइटम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइग्रोस्ट्राया, क्योंकि इसका ही पार्किंसन के साथ रिलेशन है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। बच्चे कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया छोड़ के चले जाते हैं, व्हाई टू लीव? अगर कनेक्शंस ही नहीं पता होंगे तो बेटा पार्किंसन ही नहीं पता लगेगा, फिर पार्किंसन डिजीज ही नहीं समझ आएगी। सो नाइग्रोस्ट्राया अराइजेस फ्रॉम द सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ माय सबस्टेंशिया नाइग्रा कहां प्रेजेंट है? ऑफ माय मिड ब्रेन एंड टर्मिनेट इनटू माय प्यूटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये भी कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन ने हो रहा था टर्मिनेट, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूं, डोंट वरी। ये नाइग्रोस्ट्राया फाइबर्स ही एक न्यूरोट्रांसमीटर को घुमाते हैं, दैट इज माय डोपामीन, दैट इज माय डोपामीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डोपामीन की कमी की वजह से तो पार्किंसन हो रहा है। So nigrostriae fibers carry dopamine synthesized by the melanin containing cells of substantia nigra to corpus striatum. Substantia nigra जो मेरे मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके अंदर एक सेल्स है जिसका नाम है मेलानिन कंटेनिंग सेल। मेलानिन कंटेनिंग सेल्स वो एक न्यूरोट्रांसमीटर, वो एक चीज बना रहे हैं जिसका नाम है डोपामिन, which is transferred from my substantia nigra to corpus striatum. These fibers are having inhibitory effect on corpus striatum. ये जो मेरे नाइग्रोस्ट्राया फाइबर्स है जो मेरे डोपामिन बना रहे हैं, they have inhibitory effect. ये जो 4-5 लाइनें हैं ना नाइग्रोस्ट्राया फाइबर्स की, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है पार्किंसन समझने के लिए। ओके, अब ये देखो, ये रहा मेरा कनेक्शंस। प्यार से इसको डायग्राम को बनाना इन योर नोट्स, प्यार से, बिल्कुल खूबसूरत सा डायग्राम है। ये एफरेंट फाइबर्स हम पढ़ रहे हैं जो बेसल गैंग्लिया की तरफ आ रहे हैं, तो ये रहा मेरा इंटरनल कैप्सूल, ये रहा मेरा ग्लोबस पैलिडस एंड ये रहा मेरा प्यूटामेन एंड दिस इज माय कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस इज माय थैलेमस। सो पहले फाइबर्स कौन से थे? कॉर्टिकोस्ट्राया फाइबर्स। तो कॉर्टिकोस्ट्राया मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कौन से? इप्सिलेटरल। मैं यहां पर लिख दूं इप्सिलेटरल। So these are corticostriae fibers from cerebral cortex से शुरू होकर कहां तक आ रही है? मेरे प्यूटामेन तक आ रहे हैं। खूबसूरत। So these are my reaching my putamen.
नेक्स्ट इज माय थैलेमस ट्राई फाइबर्स, थैलेमस से शुरू होके पहला थैलेमस कहां तक जा रहे थे, थैलेमस ट्राई फाइबर्स फ्रॉम माय थैलेमस टू माय कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन। सो ये देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस से कॉर्डेट न्यूक्लियस तक जा रहे हैं, एंड ये भी मेरे क्या है, थैलेमस ट्राई फाइबर्स ही हैं जो मेरे प्यूटामेन तक जा रहे हैं। इनका कोई अलग नाम नहीं है, इनका कोई अलग नाम नहीं है। ठीक है जी, ओके ओके जी, चलो next are very important nigrostriae fibers which is arising from my substantia nigra of my midbrain and reaches my putamen caudate nucleus। बट यहाँ पर मैं सिर्फ प्यूटामेन ही शो कर रहा हूँ क्योंकि प्यूटामेन का सर्किट इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये डोपामिन आ रहे हैं, जो डोपामिन यहां तक जा रहा है, ये डोपामिन ने क्या करना है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करना है। आपको बता दूं जो मेरा डोपामिन है ना, डोपामिन कैन शो बोथ ऑफ इफेक्ट्स, इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी। हमारे रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस में D1 D2 D3, दीज आर द डोपामिनिक रिसेप्टर्स। डोपामिन ये आप अगले साल पढ़ोगे इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, बट ये जो डोपामिन है इट कैन बी स्टिमुलेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी टू द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर। बट ये जो मेरे नाइग्रोस्ट्राए फाइबर्स हैं जो ये डोपामिन बना रहे हैं प्यूटामेन कॉर्डेट न्यूक्लियस तक पहुंचे हैं, दीज आर इनहिबिटरी, दे शो इनहिबिटरी इफेक्ट ओनली। ओके, इसलिए इसी डोपामिन की कमी की वजह से या नाइग्रोस्ट्राइक फाइबर्स, अगर प्यूटामेन के बीच में कनेक्शन टूट गया है, प्यूटामेन एंड नाइग्रोस्ट्राइक फाइबर्स, या डोपामिन ही कम रिलीज हो रहा है, तो वो पार्किंसन होता है। ठीक है, आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ये मत समझना मैंने पार्किंसन डिटेल में करवा दिया है, समझना आगे मैं करवा रहा हूं। तो इसको ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा डायग्राम है। ठीक है, ड्रॉ इन नोट्स, हैंड ड्रॉन डायग्राम को तो करना ही करना है। नेक्स्ट आर माय इफरेंट फाइबर्स। सो इफरेंट फाइबर्स मतलब जो मेरे बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया से निकल के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं। सो हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट में जा रहे हैं। तो ये रहा मेरा खूबसूरत सा इफरेंट फाइबर्स का डायग्राम। तो ये मेरा क्या है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो ये मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस विच इज हैज टू पार्ट्स, प्यूटामेन एंड माय ग्लोबस पैलिडस। तो इससे मेरे क्या होते हैं, इफ्रेंट्स जो बाहर आएंगे। सबसे पहला जो डायरेक्टली इफ्रेंट आ रहा है प्यूटामेन से, दैट इज टू माय सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा से एफ्रेंट जा भी रहा है और इफ्रेंट आ भी रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्यूटामेन अपने ग्लोबस पैलिडस में फाइबर्स डालता है। ग्लोबस पैलिडस से मेरे सारे फाइबर्स आर ओरिजिनेटिंग टू रेटिकुलर फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन ग्लोबस पैलिडस से टू द वेरी इंपॉर्टेंट रेड न्यूक्लियस। इसलिए मैंने रेड न्यूक्लियस को इंक्लूड किया था इन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, क्योंकि इफरेंट इसका यहां पर जा रहा है। नेक्स्ट इज माय सबथैलेमस। सबथैलेमस को भी मैंने इंक्लूड किया था। कैसे कनेक्टेड थे, देवर कनेक्टेड बाय, जो मेरा ग्लोबस पैलिडस था सबथैलेमिक न्यूक्लियस के साथ कैसे कनेक्टेड था, बाय सबथैलेमिक फेसिक्यूलस, बाय सबथैलेमिक फेसिक्यूलस। नेक्स्ट माय थैलेमस, globus pallidus and thalamus are connected by thalamic fasciculus. Next is my thalamus and cerebral cortex, आगे वो ज्वाइन है थैलेमस से। इधर थैलेमस में ये फाइबर से रिले करते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। सो आप चाहिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला रहने भी देना, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू बेसल गैंग्लिया, आप इतना तक याद रख सकते हो। ठीक है, बट इट इज इजी टू रिमेंबर। सो ये रहे मेरे इफरेंट फाइबर। इसलिए मैंने रेड न्यूक्लियस सबथैलेमिक को किसमें काउंट किया था, फंक्शनल कंपोनेंट्स में काउंट किया था। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्यों काउंट नहीं करते, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, इसलिए मैं इसको बेसल गैंग्लिया में इंक्लूड नहीं करता, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये बेसल गैंग्लिया का अलग सिस्टम है, उसका अलग सिस्टम है। ओके, चलो। सो फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट दो तीन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ बेसल न्यूक्लियर गैंग्लिया कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। मैं पेन उठाने लगा हूं, सपोज करो टेबल पे पेन पड़ा है मेरे, मैं टेबल पे मेरा पेन पड़ा है, मैं उसको उठाने लगा हूं, उसको मैं उठा रहा हूं, मैंने उसको पहले प्लान किया है इन माय माइंड। दैट प्लानिंग इज डन इन माय बेसल गैंग्लिया। देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप सिंपल सी मूवमेंट के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। समझ रहे हो, मैं बॉटल उठा रहा हूं, पेन उठा रहा हूं, मुझे उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ रही है मोटर मूवमेंट्स की। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आप पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ बॉल ऐसे आनी, मैंने ऐसे शॉट मारना है, या शटल ऐसे आनी, मैंने अपना बैडमिंटन रैकेट ऐसे मारना है। सो प्लानिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज डन बाय माय ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स या मोटर एक्टिविटीज डन इन माय बेसल गैंग्लिया। आई होप मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझा सका। ठीक है, आप एग्जांपल जो मैं बोलता हूं ना, हर चीज आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज द मसल टोन एंड इनहिबिट अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी। पार्किंसन में पंगा यही पड़ता है, मसल टोन बढ़ जाती है
मसल टोन बढ़ जाती है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का अब जो मसल टोन को भी इनहिबिट कर रहा है। मसल टोन समझते हो ना क्या होता है, कि मसल की जो मेरी मसल होती है वो हर टाइम स्टिमुलेटेड रहती है। स्टिमुलेटेड इन द सेंस कि एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड नहीं मैं बोल रहा, हमारी टोन होती है, मतलब लाइक हम बैठे हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो बैक की मसल टोन इज देयर, बैक मसल्स की है, लेग मसल्स की है, या एंटीरियर वॉल मसल्स की है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल की टोन है, मतलब वो हमेशा स्टिमुलेटरी रहते हैं, ठीक है। लाइक अगर उनकी मसल टोन हम खत्म कर दें तो क्या होगा, वी विल बी लाइक फ्लैसिड, हम इसलिए फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाते हैं कि बिल्कुल जो मसल्स होती हैं उनकी नर्व सप्लाई खत्म होगी तो खत्म ही होगी, मतलब दे आर लाइक ऑन, हमेशा रेस्ट के लिए चलेंगे। इस मसल टोन का जो मैकेनिज्म है, यू विल लर्न इन मसल टोन का मैकेनिज्म इन फिजियोलॉजी, कैसे मसल टोन प्रोड्यूस हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कितने तरह के अल्फा गामा एंड ऑल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, यू विल लर्न इन दैट, ठीक है। जिसने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, वेरी गुड। आप बाकी मसल टोन फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे ऑफ मैकेनिज्म। सो डिक्रीज इन मसल टोन को कम कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि यही फंक्शन नहीं हो पाता है इन पार्किंसोनिज्म, इसलिए पर्सन हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है, उसकी मसल्स आर ऑलवेज स्टिमुलेटेड, ठीक है। आपको सिम्टम्स बताऊंगा। एंड इनहिबिट अनवांटेड मस्कुलर मूवमेंट्स, रेगुलेट द मसल टोन एंड दस हेल्प्स इन स्मूथनिंग द वॉलंटरी एक्टिविटीज। ये फंक्शन पहले बताना भूल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। डिटरमाइन हाउ रैपिडली मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, कितनी तेजी से मैंने मूवमेंट करनी है, कितनी जोर से मैं शॉट मारूं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो प्लान्ड हियर, मतलब और रिलेटेड टू द प्लानिंग इज माय बेसल गैंग्लिया, कि कितनी रैपिडली, कितना तेज मैंने काम करना है। मैंने एकदम फटाफट पेन उठा रहा हूं तो पेन गिर भी सकता है ना, मैं आराम से उठाऊंगा, या बॉटल में फटाफट उठा रहा हूं तो बॉटल गिर भी सकती है। तो ऐसे रैपिड कितना रैपिडली हमने वो मूवमेंट को परफॉर्म करना है, ये सारा बेसल गैंग्लिया 24/7 काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम 24/7 इन द सेंस जब हम सो रहे हैं तो तब नहीं काम करता, सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम का कितना पार्ट क्या होता है, कम हो जाता है व्हेन वी स्लीप, they are at rest. So very important, this is also very important point. So control my automatic associated movements like swinging of arms during walking. आप आराम से तुर रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, और साथ साथ आपकी क्या हो रही है, साथ साथ आपकी आर्म्स हिलती हैं, दैट इज माय ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स, अपने आप हो रही हैं, बिना कोई आपको काम ही नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप हाथ हिल रहे हैं। आप अपने हाथ रोकोगे ना, आप अपने हाथ रोकोगे तो आप रोक सकते हो, चल तब भी सकते हो, बट आप जब चलोगे तो ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट्स हो रही हैं, दैट इज माय स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग। ये एक एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। So these are my beautiful functions of basal ganglia. चल, next are disorders of clinical anatomy of basal ganglia. First of all, lesions of the basal ganglia result in unwanted movements and disturbance in muscle tone. अपने आप ही movements हो रही हैं क्योंकि muscle tone कम हो गई है, inhibitory effect कम हो गया है। basal ganglia का काम तो एक तो planning वाला है, planning तो कम होगी, साथ साथ क्या हो रहा है, there is less inhibitory effects on the neurons. फिर उसके आगे मसल्स के भी वो ओवर स्टिमुलेटेड रहेंगे, सो देयर इज डिस्टर्बेंस इन मसल टोन। सो फर्स्ट इज पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस और पैरालिसिस एजिटेंस। कई बार पेपर जब टफ डालना हो तो टीचर पैरालिसिस एजिटेंस डाल देता है, तो बच्चे सोचते हैं ये क्या डाल दिया, ये क्या, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, इसलिए तो डिफरेंट अदर नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, पैरालिसिस एजिटेंस। सो इट्स अ वेरी कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इन ओल्ड एज, ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, मोस्ट कॉमनली ये ओल्ड एज में होता है। आप एक हॉस्पिटल जाओ अपने, ठीक है, आप कोई भी अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, हॉस्पिटल जाओ, आपको पार्किंसन का जो पेशेंट है ओल्ड एज अराउंड 50 ईयर 60 ईयर 55 मिल ही जाएगा, 70 ईयर्स का मिल ही जाएगा। एंड इट इज, आज अभी आप उसके सिम्टम देखोगे तभी आप उसको आगे डायग्नोज कर पाओगे, ठीक है। चलो, so it is a disease usually occurs after the 50 years of age due to the deficiency of the neurotransmitter called dopamine in corpus striatum। अच्छी तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया जब मैंने इसकी सर्किटरी कराई आपको। डोपामिन कॉजेज वेरी 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 इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहा है, डोपामिन कॉजेज माय इनहिबिशन ऑफ सेल्स विद इन माय कॉर्पस स्ट्राइटम। इट कैन बी ड्यू टू लेशंस इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा और नाइग्रोस्ट्राइड, या तो सबस्टेंशिया नाइग्रा ही डोपामिन बना नहीं पा रहा, या तो नाइग्रोस्ट्राइड फाइबर्स जो मेरे प्यूटामेन तक जा रहे हैं उनमें कोई पंगा है। ओके, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज माय रेस्टिंग ट्रेमर्स। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सिम्टम्स कि पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करेगा पार्किंसन का। सो फर्स्ट इज माय रेस्टिंग ट्रेमर्स। ट्रेमर्स क्या होता है, अपने आप अनवांटेड मूवमेंट्स, आपके पास कोई
बुजुर्ग अंकल आए या आंटी आए, बुजुर्ग अंकल आंटी आए, वो आपके पास बैठे हैं, उनके हाथ ऐसे 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 हिली जा रहे हैं, मतलब बिना किसी बात के वैसे हल्के हल्के हिली जा रहे हैं, दैट इज माई रेस्टिंग ट्रेमर्स। जो मेरा सेरिब्रल लीजन होती है ना, सेरिबेलर, माई मिस्टेक, सेरिबेलर, मतलब जब सेरिबेलम की जब लीजन होती है तब होते हैं मेरे इंटेंशनल ट्रेमर्स। इंटेंशनल ट्रेमर्स क्या होता है, जब मैं कोई चीज उठाने लगा हूं तब मेरे को ट्रेमर्स आती है, तब मेरे को ट्रेमर्स आते हैं, तब मैं ये आपको चीज में सेरिबेलम में अब दोबारा पूछूंगा। बट पार्किंसोनिज्म, पैरालिसिस एजिटेंस या पार्किंसंस डिसीज में कौन से ट्रेमर्स आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्टिंग ट्रेमर। पेशेंट बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ, उसको तब भी उसके हाथ हिल रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज लीड पाइप और कॉगविल टाइप ऑफ मस्कुलर रिजिडिटी। आप पेशेंट को कहोगे ना कि अपनी अपनी वो आर्म दे, जब आर्म को आप फ्लेक्स करके उसको खोलने की कोशिश करोगे ना, जब आप अपर लिम्ब को आपने एल्बो पे फ्लेक्शन परफॉर्म की, एल्बो पे आपने फ्लेक्शन परफॉर्म की, तो आप उसको खोलने की कोशिश करोगे ना आर्म को, इट विल बी सो टाइट, इट विल बी लाइक लीड पाइप, इतनी टाइट होगी क्योंकि मसल टोन ही बहुत ज्यादा है। ये एक एग्जांपल है, लीड पाइप टाइप ऑफ मस्कुलर रिजिडिटी, इसको हम कॉगविल भी बोलते हैं, मतलब जो रिजिडिटी है, मस्कुलर टोन है, अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये टेस्ट होता है, आप टेस्ट परफॉर्म करोगे जब आप हॉस्पिटल जाओगे, कि पेशेंट को आप अंकल को बोलोगे, आंटी को बोलोगे आप ऐसे एल्बो को फ्लेक्स करो, जब आप उसको खोलने की कोशिश करोगे ना खुद, तो वो खुलेगी नहीं क्योंकि इट्स लीड पाइप रिजिडिटी, मसल टोन बहुत बढ़ चुकी है। नेक्स्ट इज पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ हैंड। पिल रोलिंग मूवमेंट क्या होता है, जैसे माला जपते हैं ना, राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, माला जपते हैं, तो ऐसे हम पिल रोल करते हैं, तो 108 मोती होते हैं ना एक माला के, तो 108 मोती जब हम ऐसे रोल करते हैं तो उसको हम पिल रोलिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो ऐसे पिल रोलिंग मूवमेंट्स बिटवीन माय थंब एंड इंडेक्स फिंगर चलती रहेगी, समझ, पिल रोलिंग मूवमेंट ऐसे इंडेक्स फिंगर एंड माय थंब में चलती रहेगी, ओके, क्योंकि मसल टोन अब बहुत बढ़ चुकी है, स्टिमुलेट हो रही है मसल्स मेरी खुद ही। नेक्स्ट इज माई मास्क लाइक फेस। मास्क आप देखते हो ना, मास्क क्या होता है, मुखोटा, मुखोटे को कोई एक्सप्रेशंस होते हैं, मुखोटे के क्या कोई एक्सप्रेशंस होते हैं, सो मास्क लाइक फेस मतलब पेशेंट हैज लॉस्ट द फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि जो मेरी फेशियल मसल्स हैं, जो मैंने आपको हेड एंड नेक में करवाई हैं, फेस में करवाई हैं, वो क्या हो गई हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज माय डिफरेंट मसल्स, ऑर्बिकुलेटर, सुपरसलाई, ऑर्बिकल्स, ऑरेस, बक्सीनेटर एंड ऑल स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट इज माई स्टिफ और शफलिंग गेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टिफ मतलब पेशेंट को बहुत स्मॉल स्टेप्स लेता है, इसको हम बोलते हैं बेबी स्टेप्स या स्मॉल स्टेप्स लेता है पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको चलने के लिए बोलोगे ना, वो स्मॉल स्टेप्स लेगा, सो इट इज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बेबी स्टेप्स भी बोलते हैं, स्मॉल स्टेप्स भी बोलते हैं। और गेट का मतलब क्या होता है, लोअर लिम्ब में आपको मैंने कितनी बार बोल दिया, गेट मतलब चलने का तरीका, सो इट इज द शफलिंग गेट। नेक्स्ट इज माई स्टूप्ड पोस्चर, पेशेंट झुक के चलता है, द बैक इज फ्लेक्स्ड, आर्म इज फ्लेक्स्ड एंड नीज आर बेंट एंड आर्म्स आर आल्सो एडक्टेड, आपको पिक्चर दिखा रहा हूं भाई। नेक्स्ट इज ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है, स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट्स, बड़े आराम से जो अंकल हैं आंटी हैं वो बड़े आराम से काम कर रहे हैं। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, काइनेसिया मतलब मूवमेंट्स, ब्रेडी का मतलब डिक्रीज, काइनेसिया मतलब मूवमेंट, सो देयर इज स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट्स, ब्रेडी मतलब कम, स्लो, decrease, and kinesia means movement, so there is slowing down of movements and absence of associated movements, associated automatic movements। associated automatic कौन सी थी, दैट ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप ही चलती रहती है ना, एक होता है मेरा ऑटोनॉमिक, ANS, उसको कंफ्यूज मत करना प्लीज, उसको मत लेके आना, ऑटोनॉमिक है वो, ये सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है, एसोसिएटेड ऑटोमेटिक इंग्लिश का शब्द, ठीक है। सो लाइक स्विंगिंग ऑफ आर्म, ये अब पेशेंट को आप चलने को बोलोगे उसके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके स्विंगिंग ऑफ आर्म्स होगी नहीं, हम एब्सेंस हो गया, या डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम चेयर, अपने आप उठ जाते हैं हम, अपने आप ऑटोमेटिक है, हम उठ जाएंगे चेयर से, सो डिफिकल्टी इन गेटिंग अप। एंड माइक्रोग्राफिया क्या होता है, ये बड़ी ये रिसेंटली ना बड़ी पार्किंसन डिसीज में बड़ी क्लिनिकल फीचर्स हमें मिल रहा है, दैट इज माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, ग्राइफिया मतलब लिखना, उसकी राइटिंग जो होती है बहुत स्मॉल हो जाती है, राइटिंग जैसे ए इतना बड़ा लिखता था पहले वो, अब ए इतना सा लिखेगा, सो माइक्रोग्राफी रिसेंट क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हुआ इन पार्किंसन। अब ये भी हम पेशेंट, अब कई डॉक्टर्स माइक्रोग्राफी उसको कहते हैं, पेशेंट अंकल आंटी को कहते हैं लिख के दिखाओ, अपना नाम लिख के दिखाओ, तो इट्स वेरी स्मॉल, वो बड़ा छोटा नाम लिखता है, अपना सिग्नेचर करके दिखाओ अगर उसको पढ़ना लिखना आता है। सो माइक्रोग्राफिया नहीं हो, माइक्रोग्राफिया हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ माय स्विंगिंग ऑफ आर्म हो जाएगा ड्यूरिंग वॉकिंग एंड डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम चेयर। और ये रहे मेरे क्लिनिकल फीचर्स के क्या कहते हैं हम दैट सिम्टम्स।
क्या क्या है? स्टूप्ड पोस्चर, मास्क फेस, बैक रिजिडिटी, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, रिड्यूस्ड आर्म स्विमिंग, हैंड ट्रेमर। हैंड ट्रेमर कौन से? रेस्टिंग ट्रेमर, नॉट इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं जो मेरे कोई चीज पकड़ने पर, मैं कोई काम करने लगा हूं, लिखने लगा हूं, पकड़ने लगा हूं, तो तब आएंगे ट्रेमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज माय फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, ट्रेमर्स इन लेग्स, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज एंड शफलिंग ऑफ शॉर्ट स्टीप्ड गेट। अगर आपको अब क्वेश्चन आ रहा है इन पार्किंसन, तो आपने सबसे पहले तो आपने उसकी ये लिखना है कि क्यों, क्या हो क्या रहा है, ठीक है, ये पंगा पड़ रहा है। फिर आपने ये इसका डायग्राम, इसकी सर्किटरी का डायग्राम बना के आना है, एफरेंट फाइबर का ये प्यारा सा सर्किटरी का डायग्राम बना के आना है। मेरे पे क्वेश्चन आया था पार्किंसन, तो मैंने सर्किटरी का डायग्राम बनाना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देना, आपने उसके क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, जो 7-8 है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो इन योर नोट्स और इन योर एग्जाम्स, वैसे टाइम बहुत कम होता है। चलो, सो ट्रीटमेंट क्या है? एल डोपा। वैसे आप इसकी ट्रीटमेंट आप अगले साल पढ़ोगे इन फार्माकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग इज यूज्ड इज एल डोपा, ठीक है। मैंने सिर्फ नाम लिया है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये आप अगले साल आराम से पढ़ना ही है फार्माकोलॉजी में। सो ट्रीटमेंट इज एल डोपा विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। अब हम पेशेंट को डोपामिन दे देंगे कि तू डोपामिन खा, कि डोपामिन अगर तेरा पूरा होगा तो अपने आप बेसल गैंग्लिया काम करता रहेगा, कॉर्पस स्ट्राइटम काम करता रहेगा, है ना। सो हम पेशेंट को एल डोपा देते हैं विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। ये सीएनएस में, ब्रेन में जाके डोपामिन बन जाता है। अब यू विल लर्न दिस इन डिटेल्स इन नेक्स्ट ईयर एंड वेरियस अदर ड्रग्स, एंड सेकंड हम सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलीजन इज माय कोरिया। कोरिया क्या होता है? इट इज अ क्विक जर्की मूवमेंट्स, इररेगुलर पर्पलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट। पेशेंट क्या है आपके पास अपने आप हिल ही जा रहा है, जर्की मूवमेंट शो कर रहा है, अनवॉलंटरी, आप उसके कंट्रोल में नहीं, अपने आप हो रहा है, हाथ हिलाई जा रहा है, लातें हिलाई जा रहा है, डांस कर रहा है, मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, लाइक अपने आप हिल रहा है, दैट इज नोन एज कोरिया। मेनली इन्वॉल्विंग, ज्यादातर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? टंग अपने आप हिल रही है उसकी, लिम्स एंड फेस। कोरिया, क्विकी जर्की मूवमेंट्स, इररेगुलर, पर्पसलेस एंड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी है ना कि कोई इनवॉलंटरी ऑर्गन की हो रही है, नहीं, लाइक अपने कंट्रोल में नहीं बची है उसकी, है ना। सो इट इज ऑफ टू टाइप, अपनी सेंडनहेम एंड हंटिंगटन। सेंडनहेम वैसे कितने टीचर सेंडनहेम करवाते नहीं है, बट मैं इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज अगले साल आपने इसको पढ़ना है इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया लिखा ना, एक आपको आता है, रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पैथोलॉजी एंड माई माइक्रोबायोलॉजी। तब आपको उधर एक शब्द लिखते हैं सेंडनहेम कोरिया, या उसको कई बार लिखते हैं विटस डांस, तो आपको पता ही नहीं होता, इसलिए मैं इसको दोनों का डिफरेंस आज लेके आया हूं। सो हंटिंगटन एंड सेंडनहेम कोरिया में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा सेंडनहेम कोरिया है, इट अकर्स इन चिल्ड्रन अफेक्टिंग द एसोसिएटेड विद रूमेटिक फीवर। जिस पेशेंट को रूमेटिक फीवर होता है उसमें होता है, ठीक है। रूमेटिक फीवर क्या होता है? रूमेटिक फीवर होता है कि बेसिकली डिफरेंट एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट माय वन बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जो एंटीबॉडीज अब हमारी प्रोटेक्शन के लिए बननी थी, वो मेरे कॉर्पस स्ट्राइटम को ही अटैक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। दे कंबाइन विद द प्रोटीन्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। समझ रहे हो? जो एंटीबॉडी, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया ना, इतना तेज बैक्टीरिया ना, मैं क्या बताऊं, मतलब ये ना, मतलब आपकी बॉडी में आएगा, सिंपल सा सोर थ्रोट करेगा, गले में खराश, कुछ भी सोर थ्रोट होगा, या हल्के फुल्के पिंपल्स करता है ये, ठीक है। आप अगले साल पढ़ोगे, डोंट वरी। बट इतना चालाक बैक्टीरिया, ये इस हमारे अंदर ना एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बन जाती हैं। जो एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बनी है, वो एंटीबॉडीज ना या तो वो हार्ट पे अटैक करना शुरू कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज, ठीक है, या तो रूमेटिक फीवर कर देती हैं, जिसमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस, अजीब सा। सिंपल से क्लिनिकल फीचर्स आपको करेगा, सिंपल सी डिसीजेस करेगा, सोर थ्रोट, पिंपल्स, एक्ने, इम्पेडिगो एंड वेस्कुलाइटिस, और क्या करके चला जाएगा? सीधा ब्रेन पे अटैक करके चले जाएगा या हार्ट पे करके चला जाएगा। सो उधर क्या होता है? पेशेंट की इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो दे आर रिलेटिवली लेस जर्की एज कंपेयर टू हंटिंगटन्स, ठीक है। दे आर मोर जर्की। हंटिंगटन्स क्या होता है? इट इज मोर कॉमन इन एजेस बिटवीन 30 to 45 years अगर इन एडल्ट्स। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड, मतलब कंजेनिटल डिसीज है हंटिंगटन्स कोरिया। इट इज ड्यू टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डीजेनरेशन ऑफ गाबा सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स। अब ये गाबा क्या है? शायद आपने फिजियो में कभी सुना होगा। गाबा क्या होता है? गाबा आर माय इनहिबिटरी, गाबा इज माय इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो मेरा डोपामिन था ना, डोपामिन, दैट कैन बी माय स्टिमुलेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी, बट कॉर्पस स्ट्राइटम में वो इनहिबिटरी है, ठीक है। बट जो ये मेरा गाबा है ना, गाबा तो है ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसने हमेशा इनहिबिट ही करना है, ओके। सो डीजेनरेशन, अब गाबा खत्म हो गया है, अब इनहिबिशन खत्म होगी, तो पर्सन का कैसे होगा, है ना? देयर विल बी जर्की मूवमेंट्स, है ना, क्योंकि अब इनहिबिशन खत्म हो गई है। आपको मैं बता दूं, हमारे अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू स्टिमुलेटरी,
अगर स्टिमुलेटरी ज्यादा हो जाएंगे तो पर्सन ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा, क्योंकि स्टिमुलेटरी को रोकने के लिए उससे ज्यादा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स चाहिए, जिसका मेन एक न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा ऑफ माय स्ट्राइटम। ठीक है, नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या है, इसमें कम है इसमें ज्यादा है, आप याद रख सकते तो नहीं याद सकते कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब आप विटस डांस देखो, विटस डांस या सेंडेनहम कोरिया में देयर इज नो significant finding in the CT scan या MRI of the brain, but Huntington's chorea में shows a very very important, इसकी CT scan आपने याद रखनी है, that is my shows enlarged lateral ventricle due to the degeneration of caudate nucleus। अब ये देखो, अगर ये मेरा, ये देखो यहां पर कुछ मेरे क्या पड़े होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो लाइक कॉर्पस कॉर्पस कोलेसम के नीचे पड़े होते हैं। अब मेरा ये चीज पतली हो गई है, ये कम हो गई है, दैट दिस कॉर्डेट न्यूक्लियस कम हो गया है, तो मुझे जो मेरा लेटरल वेंट्रिकल है, देखो ये रहा लेटरल वेंट्रिकल, देख रहे हो ना, ये बड़ा दिखेगा क्योंकि अब इसकी डीजनरेशन हो गई है। ठीक है, ये बड़ा दिखेगा मुझे। ठीक है जी, सो दिस इज वाज माय कोरिया। नेक्स्ट इज माय बिलिस्मस एंड एथेटोसिस। ये दोनों अलग अलग बीमारी है, प्लीज इसको इकट्ठा मत समझना। ठीक है, बिलिस्मस क्या होता है, 4 बीमारी मैंने मेन आपको बेसल गैंग्लिया कराई है, पार्किंसन, कोरिया एंड दीज टू आर माय बिलिस्मस एंड एथेटोसिस। अब ये क्या है, बिलिस्मस क्या है, इट्स अ वायलेंट बर्स्ट ऑफ इररेगुलर मूवमेंट्स इन ट्रंक, गर्डल्स एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, अब या इसमें क्या है, देयर इज सडन बर्स्ट, एकदम बंदा बैठा हुआ है एकदम उछलेगा, सो दिस सडन बर्स्ट ऑफ ट्रंक, गर्डल्स एंड प्रॉक्सिमल क्लोजर टू माय बॉडी। ठीक है, एंड एथेटोसिस, दीज आर स्लो राइथिंग मूवमेंट्स। ये वायलेंट बर्स्ट है और ये कैसी मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट्स हैं, एंड ये कैसी हैं, वायलेंट बर्स्ट है इन फिंगर्स एंड टोज, इन फिंगर्स एंड टोज। ठीक है जी, proximal extremities involved are more and here distal extremities are more. In this Billismus lesion site is subthalamic nuclei, very very important, इसको भूलना ही नहीं है। Billismus में there is what my subthalamic nucleus, बस subthalamic nucleus functionally किससे रिलेटेड है, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको इधर पढ़ा रहा हूं। एंड लीजन, यहां पर लीजन एथेटोसिस में कहां लीजन हो रही है, in my corpus striatum. Next is my Billismus may be restricted to one limb, that is known as monobilismus, or it can be usually involves both upper and lower limbs on the contralateral side known as hemibilismus। एक साइड की लात और जो मेरी आर्म्स हैं वो ही हिल रही हैं। ठीक है, एकदम सडन बर्स्ट एक साइड की, दैट इज नोन एज हेमीबिलिस्मस। बट एक लिम्ब में ही रह रहा है, सपोज करो एक लात हिल रही है या सिर्फ एक बांह हिल रही है, दैट एक अपर लिम्ब हिल रहा है या एक लोअर लिम्ब हिल रहा है, तो उसको हम मोनोबिलिस्मस बोलते हैं। या एक साइड का, बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब हिल रहा है, एक साइड का बोल रहा हूं, ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड, अगर राइट साइड पे लीजन है, लेफ्ट साइड का हिल रहा है ऑफ माय, और लेफ्ट साइड का अपर एंड लोअर लिम्ब हिल रहा है, इसको हम हेमीबिलिस्मस बोलते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हम बेस करेंगे, बड़े आराम से बनता है, कितनी बार ये आया है, बोथ इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में। ठीक है, बेसल गैंग्लिया पे शॉर्ट नोट आता है, तो आपने उसके कई बार शॉर्ट नोट डाल देते हैं बेसल गैंग्लिया पे, तो आपने उस पे 2-3 पेज लिखने हैं, इन विच यू विल एक्सप्लेन बोथ एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल कंपोनेंट, सुंदर सा डायग्राम बना के आना है, एंड उसके एफरेंट डिफरेंट फाइबर्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कितनी बारी क्वेश्चन, पार्किंसन, या कई बार ना कोरिया पे भी आ जाता है, एंड कोरिया पे भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोरिया भी कर लेना, क्वेश्चन 4। ठीक है, कोरिया पे भी आता है। Which of the following is not the part of basal ganglia component? कौन सा पार्ट नहीं है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, थैलेमस नहीं है। प्लीज आई एम सेइंग अगेन, थैलेमस हम डायग्राम में शो करते हैं टू एक्सप्लेन द रिलेशंस, बट नॉट पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस 2 पार्ट से बना है, ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटम। ठीक है, सो ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटम। हेमीबिलिस्मस, अभी आपको बताया, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। हेमीबिलिस्मस अकर्स ड्यू टू लीजन, बिलिस्मस किसकी लीजन की वजह से हो रहा है, सबथैलेमस की लीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल पार्ट ऑफ माय बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑलवेज इनहिबिटरी, हमेशा इनहिबिटरी है इन्वॉल्वड इन बेसल गैंग्लिया सर्किट, दैट इज माय गाबा। डोपामिन डालेंगे ही डालेंगे, दैट इज माय, इट कैन बी स्टिमुलेटरी बट इनहिबिटरी। बट बेसल गैंग्लिया में मेरा डोपामिन इज इनहिबिटरी। ठीक है, बट इन्होंने ऑलवेज लिखा है। ठीक है, तो गाबा से अच्छा कोई आंसर है ही नहीं है, गाबा से अच्छा कोई आंसर है ही नहीं इनहिबिटरी में। बट अगर गाबा ऑप्शन में ना होता तो हम डोपामिन ही करके आते। ठीक है, अगर गाबा ऑप्शन में ना होता तो डोपामिन ही करके आते। Which of the following is functionally related to basal ganglia but not anatomically related? फंक्शन करेगा बट anatomy में कौन से 3 थे,
दैट वाज माय कॉर्पस स्ट्राइटम, क्लास्ट्रम एंड मैग्लोइड बॉडी। तो प्यूटामेन मेरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट है, जो मेरा कॉर्पस स्ट्राइटम का है। क्लोस्ट्रम है, ग्लोबस पैलिडस भी मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सबथैलेमस इज माय फंक्शनल। Which of the following movement characterized by slow riding movement? Slow riding movement किसकी थी? That was my athetosis. So slow riding movement is of athetosis. क्लिनिकल केस अ 62-year-old, देख रहे हो कितना जो मेरे अंकल हैं वो कितने बुजुर्ग हैं। सो प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ स्लोनेस इन मूवमेंट्स, मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेमर्स एट रेस्ट, difficulty in walking from past few months. He also tells he has difficulty in getting up from chair and initiate walking. चेयर से उठा भी नहीं जा रहा, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, ओल्ड एज है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन देयर वाज कॉगवील, कॉगवील का दूसरा नाम क्या है, लीड पाइप रिजिडिटी ऑन बोथ अपर लिम्स। मैंने आपको कहा था ना, आर्म को आपने फ्लेक्स करना है, एल्बो को फ्लेक्स करना और आर्म को खींचने की कोशिश करनी, खींची ही नहीं जाएगी क्योंकि मसल टोनी बड़ी बड़ी हुई है। मास्क लाइक फेस, फेशियल एक्सप्रेशंस खत्म हो गए हैं, मास्क लाइक फेस एंड टेक शफलिंग स्टेप्स विद स्टूप्ड पोस्चर। शफलिंग मतलब स्मॉल स्टेप्स विद स्टूप्ड पोस्चर। तो सीधा सीधा क्या है, पार्किंसंस डिसीज, पैरालिसिस एजिटेंस। ओके, सो दिस वाज माय होल वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई हो। अगर कुछ नई पार्ट समझ आए तो यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन, एंड यू कैन ज्वाइन माय इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स। अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करो वीडियो, अगर कुछ बुरा है, कुछ सजेस्ट करना है तो भी कमेंट करो। आई वांट टू इंप्रूव डेली। थैंक यू, बाय बाय।